हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है। आपको बता दें कि बजट सत्र का आगाज होगा राज्यपाल के अभिभाषण के साथ और अभिभाषण पर 21 और 22 फरवरी को चर्चा होगी। 23 फरवरी को मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे। आपको बता दें यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह भी है कि 22 मार्च को बजट सत्र खत्म होगा। इस बार दो अलग अलग सत्र होंगे, जिसमें कि दो अलग अलग चरण होंगे, जिसमें कि बजट सत्र चलने वाला है। तो 22 मार्च को सत्र की समाप्ति हो जाएगी और बजट सत्र का आज आगाज हो रहा है। और महत्वपूर्ण बात एक ये भी है देखने वाली कि विपक्ष अपने तमाम मुद्दों के साथ तैयार है और विपक्ष ने रणनीति बाकायदा बना ली है सत्ता पक्ष को घेरने की। कांग्रेस की रणनीति तैयार है। इधर इनेलो विधायक अभय चौटाला ने भी बताया है कि कौन कौन से मुद्दों को लेकर सरकार को घेरेंगे। ऐसे में कुल मिलाकर माना यह जा रहा है कि विधानसभा का बजट सत्र इस बार हंगामेदार रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बजट सत्र का आगाज आज होना है। कुल मिलाकर तो ये भी कहा जा रहा है कि हंगामेदार रहेगा बजट सत्र। शुरुआत से आप ये बताइए कि क्या पूरी कार्रवाई आज के दिन हम देख पाएंगे? देखिए, बिल्कुल हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र है वो आज से शुरू हो रहा है। राज्यपाल अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में सरकार द्वारा किए गए कामकाज का पूरा ब्यौरा राज्यपाल की तरफ से दिया जाएगा। इसके बाद 2 दिन राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर के चर्चा सदन के अंदर रहने वाली है। 23 तारीख को हरियाणा के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री हरियाणा का बजट पेश करेंगे। इसके बाद अवकाश कर दिया जाएगा। बजट पर अध्ययन को लेकर के कमेटियां बनाई जाएंगी। विधायकों को ये समय दिया जाएगा कि वे बजट पर अध्ययन करके एक सार्थक चर्चा में भाग लेने के लिए 17 मार्च से दोबारा सदन की कार्रवाई के अंदर शामिल हों और बजट में किस तरीके के प्रावधान किए गए हैं, क्या कुछ उनके सुझाव हैं, क्या कुछ चर्चा है, इसको लेकर के 17 मार्च से एक बार फिर बजट को लेकर के चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और इसी तरीके से 22 मार्च तक सदन की जो कार्रवाई है, बजट सत्र की जो कार्रवाई है वो रहने वाली है। यानी 23 फरवरी के बाद से 17 मार्च को दोबारा से शुरू होगा हरियाणा का बजट सत्र। और इस बीच जो अवकाश है वो बजट पर अध्ययन करने को लेकर के जो कमेटियां बनाई जाएंगी, जो विधायक हैं उन्हें ये समय दिया जाएगा कि बजट के तमाम पहलुओं को वो अध्ययन करने के बाद इस पर एक सार्थक चर्चा करें। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें, हरियाणा विधानसभा का ये बजट सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। इसके पीछे का कारण ये है कि मौजूदा समय में अच्छा देखिए जितेंद्र, बिल्कुल हंगामेदार रहेगा, आपके पास लौटेंगे। इससे पहले हम दर्शकों को कुछ खास जानकारी एक बार दिए देते हैं कि क्या पूरे सत्र की कार्रवाई हम देख पा रहे होंगे, क्या कुछ इस बार बजट सत्र में रहने वाला है। तो आज से देखिए विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है। ग्राफिक के जरिए हम आपको बता रहे हैं राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र का आगाज होगा। 21 और 22 फरवरी को अभिभाषण पर सदन में चर्चा भी की जाएगी और इसके बाद 23 फरवरी का दिन होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही वित्त मंत्रालय भी है हरियाणा में, ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल बतौर वित्त मंत्री 23 फरवरी को बजट पेश करेंगे। और बजट को लेकर खास जानकारी आपको ये भी दे दें कि इस बार का बजट सत्र 2 चरणों में होगा और विधानसभा का ये बजट सत्र महत्वपूर्ण है। पहला चरण 20 फरवरी से 23 फरवरी और दूसरा चरण होगा 17 मार्च से लेकर 22 मार्च के बीच। और हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र हंगामेदार रहेगा, ये कुल मिलाकर माना जा रहा है। कांग्रेस कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है, जिनमें से ओपीएस, पीपीपी, कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, नौकरियों से जुड़े कई ऐसे मुद्दे हैं। किसानों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने का प्रयास विपक्ष कर सकता है। एक बार फिर से खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी का हम रुख करेंगे। जितेंद्र, आप बता रहे थे कि किस तरह से विपक्ष पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है, सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी होगी। अब देखिए ओपीएस एक बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस जैसे ही सत्ता में आई हिमाचल में तो ओपीएस लागू करने की बात कही गई। अब हरियाणा में भी ओपीएस को लेकर मांग उठ रही है। क्या कांग्रेस इसे भी एक बड़ा मुद्दा इस बार बना सकती है कि किस तरह से लाठीचार्ज हुआ है प्रदर्शनकारियों पर? ओपीएस का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है कांग्रेस के लिए। देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस की अगर हम बात करते हैं तो ये कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा इस वक्त बना हुआ है। सरकार की तरफ से एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम को लाया गया है, जिसके तहत 10% जो इनकम मंथली इनकम है उसमें से काटा जाएगा। इसके अलावा 14% इसमें ऐड करके सरकार की तरफ से ऐड करके जो है वो वापस कर्मचारियों को दिया जाना है। बीमा कंपनियां भी इसके बीच में हैं। कर्मचारियों का ये मानना है कि ये प्रक्रिया जो है पूरे तरीके से ठीक नहीं है, बल्कि जो इससे पहले की जो प्रक्रिया थी यानी ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, जिसे 2004 के बाद बंद कर दिया गया, उस ओल्ड पेंशन स्कीम को जारी रखा जाए।
कर्मचारी जो पूरे 58 साल तक सेवाएं देता है, करीब 60 साल तक सेवाएं देता है, उस कर्मचारी को अगर सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है तो वो एक सम्मान के साथ अपना आगे का जो जीवन है वो जी सकता है। और कर्मचारियों का यही मानना है कि सरकार को इस ओपीएस को वापस करना चाहिए, ना कि कर्मचारियों से ही जो पैसे काटे जा रहे हैं उसे बीमा कंपनियों के माध्यम से एक जो प्रक्रिया बनाई गई है, और वो प्रक्रिया काफ़ी जटिल है, बहुत ज़्यादा कर्मचारियों को भी उसको स्पष्ट तौर से उसकी जानकारी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड पेंशन स्कीम में एक कर्मचारी को रिटायर होने के बाद एक निर्धारित जो पेंशन है वो दी जाती थी, जिसकी मांग अब कर्मचारी लगातार कर रहे हैं। कांग्रेस इस मुद्दे को इसलिए भुनाना चाह रही है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से हिमाचल में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ के अंदर जिस तरीके से ओपीएस देने को लेकर के पहल की गई है, और ख़ासतौर से राजस्थान और हिमाचल की अगर हम बात करते हैं तो ये अपने आप में हरियाणा से लगते जो इलाके हैं, तो ऐसी स्थिति में ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग हरियाणा में आना और कांग्रेस का इसका समर्थन करना, ये इस बात को दर्शाती है कि आने वाले समय में वोट बैंक की राजनीति भी बहुत चरम पर इसको लेकर के होने वाली है। कल यानी रविवार को अगर हम बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के करीब 8000 लोगों ने पंचकुला के अंदर पहले एकत्रित हुए। उसके बाद पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर वो पहुंचते हैं, जहां पुलिस की तरफ से उन्हें रोका जाता है, वाटर कैनन चलाई जाती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है। उसके बाद सरकार के ओएसडी आकर के आश्वासन देते हैं कि ये लोग हमारे ही लोग हैं और इनसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुलाकात करेंगे। इस बीच भूपेंद्र हुड्डा का भी बयान आता है और वो सीधे तौर पर सरकार पर प्रहार करते नजर आते हैं कि सरकार लाठी डंडे से सरकार चला रही है, ऐसे सरकार प्रजातंत्र के अंदर नहीं चलती। जिसके बाद एक आश्वासन ओपीएस को कर्मचारियों को मिला है। ओपीएस कर्मचारियों को आज सेशन के बाद, यानी आज जो सदन के पहले दिन की कार्रवाई है, उस कार्रवाई के समापन के आधे घंटे बाद मुख्यमंत्री से मिलवाने का आश्वासन मुख्यमंत्री के ओएसडी भूपेश्वर दयाल की तरफ से दिया गया है। अब ये देखना है कि इस मुद्दे को कांग्रेस सदन के अंदर किस तरीके से उठाती है। भूपेंद्र हुड्डा ये साफ कर चुके हैं, ना सिर्फ ओपीएस बल्कि इसके अलावा भी जो बेरोजगारी का मुद्दा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को लेकर के जो परिस्थिति बनी हुई है, अगर हम बात करें सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो कि केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट है, उसमें हरियाणा को सबसे असुरक्षित बताया गया है। और हाल ही में अगर हम बात करें राष्ट्रपति पुलिस कलर जो है वो हरियाणा पुलिस को मिला है। तो ऐसी स्थिति में जो विपक्ष है वो इस पर पूरा तंज कसते हुए नजर आ रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री एक और पुलिस को जो है पीठ थपथपा करके जा रहे हैं, और दूसरी तरफ इस तरीके की केंद्र सरकार की एक जो सलाहकार समिति है उसकी तरफ से इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आई है। इन तमाम मुद्दों को अगर हम बात करें तो विपक्ष सदन के अंदर उठाने जा रहा है। बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको लेकर के अलग अलग आंकड़े बताए जाते हैं। प्रदेश में कर्ज की स्थिति को लेकर के भूपेंद्र हुड्डा का ये कहना है कि 3 लाख करीब 4 लाख करोड़ से अधिक का जो कर्जा है वो कहीं ना कहीं सरकार पर है। तो ऐसी स्थिति में राजस्व मैनेजमेंट को लेकर के क्या कुछ सरकार कहती है। विपक्ष का ये भी कहना है कि सरकार इस पर व्हाइट पेपर जारी करे। अब ये देखना है कि सदन में जो पूरी रणनीति बना करके सत्ता पक्ष इन तमाम बातों का जवाब किस प्रकार से देती है, जनता उन पर किस प्रकार से भरोसा करती है, और विपक्ष जो लगातार हंगामा कर रहा है वो महज हंगामा करने के लिए तमाम बातें कर रहा है, या फिर सरकार जो आंकड़े रख रही है उन आंकड़ों को रखने के बाद जनता कितना भरोसा करती है। इस बार का ये बजट सत्र इस बात को भी कहीं ना कहीं दर्शाने वाला है लोगों के समक्ष, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जहां एक और प्रदेश की जनता के लिए जो हरियाणा का जो बजट है उस पर नजरें बनी रहेंगी, वहीं जो तमाम मुद्दे हैं उसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष उनका जवाब किस तरीके से देता है। क्या वाकई वो जनता से जुड़ी हुई जो बात है वो विपक्ष करता है, या फिर सत्ता पक्ष की तरफ से जो जवाब दिया जाता है उससे जनता संतुष्ट होती है। इन तमाम बातों को भी काफ़ी हद तक इस बार का ये जो पूरा बजट सत्र है इस पर नज़र बनी रहने वाली है। जी जितेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे फिर राब्ता होगा बजट सत्र को लेकर की। इसी बीच दर्शकों को हम रूबरू करवाने वाले हैं एक और बड़ी खबर से। बड़ी खबर है चंडीगढ़ से। बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष रणनीति बनाएगा। 10 बजे बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अध्यक्षता करेंगे बैठक की। आपको बता दें कि विधानसभा कमेटी रूम में सत्ता पक्ष के विधायक दल की बैठक होनी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला समेत सभी मंत्री विधायक इसमें मौजूद रहने वाले हैं। और जिस तरह से माना ये जा रहा है कि बजट सत्र हंगामेदार रहेगा, उस तरह से महत्वपूर्ण ये भी रहेगा कि सत्ता पक्ष की क्या रणनीति रहती है। अगर विपक्ष हंगामा करता है तब भी विपक्ष के सवालों पर क्या रणनीति रहती है, तो इसी को लेकर ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। एक बार फिर से हम रुख करते हैं खबरें अभी तक के संवाददाता जितेंद्र चौधरी का। अच्छा जितेंद्र का हम रुख करेंगे। जितेंद्र, देखिए
एक तरफ विपक्ष तैयार है अपने मुद्दों को लेकर, इधर सत्ता पक्ष भी रणनीति बना रहा है कि सदन में जो भी सवाल विपक्ष पूछेगा उसका बखूबी जवाब दिया जाए और जनता तक संदेश जाए कि जनहितैषी योजनाएं चलाई जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे महत्वपूर्ण बात बजट सत्र को लेकर यही है कि बजट आखिर रहेगा कैसे। अंत्योदय उत्थान की बात खुद सीएम कर चुके हैं, अंत्योदय उत्थान पर कई योजनाएं चल भी रही हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, इसके मद्देनजर माना तो ये जा रहा है कि इस बार का बजट लोक लुभावन बजट होगा। कई मायनों में इस बार का बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी कुछ बदलाव बजट सत्र से पहले हमने देखे हैं। तो कुल मिलाकर बजट से कितनी उम्मीद? देखिए, प्रदेश का बजट हो या देश का बजट हो, इससे उम्मीदें जो हैं आम लोगों को, सभी वर्गों को रहती हैं कि किसी प्रकार की राहत या फिर कोई नया टैक्स लगा करके कोई बोझ जो है वो ना डाला जाए। इसी को लेकर के अगर हम बात करें, प्रदेश का जो ये बजट है, क्योंकि मुख्यमंत्री ही वित्त विभाग भी संभालते हैं और वो बतौर वित्त मंत्री 23 तारीख को हरियाणा का बजट पेश करने जा रहे हैं। सभी वर्गों से, विधायक हो, सांसद हो, अधिकारी हो, व्यापारी वर्ग हो, उद्योगपति वर्ग हो, सभी के साथ बैठक करके मुख्यमंत्री ने सुझाव लिए हैं कि बजट को किस तरीके से सभी लोगों से जुड़ा हुआ, सभी वर्गों से जुड़ा हुआ बजट बनाया जा सकता है। अब इसका खाका किस प्रकार से तैयार करके मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से इस बजट को तैयार किया गया है, ये 23 तारीख को सबके सामने होगा। बजट को लेकर के जो अलग अलग उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को कितना इस बजट के अंदर शामिल किया गया है। एक बात और है कि साल 2024 के अक्टूबर में ही हरियाणा का जो चुनाव है वो लंबित है। ऐसी स्थिति में ये बजट पूरे तौर पर पूर्णकालिक जो बजट होगा, इस बजट के अंदर ये भी देखना होगा कि किस तरीके से जो तमाम बातें हैं उन्हें शामिल किया जाता है। विपक्ष इस बात की तैयारी करके बैठा होगा कि ये एक चुनावी बजट है और चुनावी को ध्यान में रखते हुए ये बजट लाया गया है, यानी पूरी ताकत जो है वो इस बजट में झोंकी जाएगी। आम लोगों को राहत देने को लेकर के, किसान वर्ग को राहत देने को लेकर के, व्यापारी और उद्योगपति वर्ग को राहत देने को लेकर के ये उम्मीद बजट से की जा सकती है और इसी उम्मीद के साथ ये उम्मीद भी की जा रही है कि बजट को तैयार भी किया गया होगा। अब ये देखना है कि 23 तारीख को बजट किस प्रकार से पेश किया जाता है और कौन कौन से वर्गों को इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, देखिए जितेंद्र, पहले कई प्री बजट बैठकें हुई हैं, अलग अलग विभागों के साथ बैठकें हुई हैं, तो इस बार का बजट सत्र पहले के बजट सत्र के मुकाबले कितना अलग है? कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इस बार आप देख पा रहे हैं? देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने, क्योंकि गठबंधन सरकार है, मनोहर 2 सरकार की अगर हम बात करें तो इसमें गठबंधन जननायक जनता पार्टी के साथ है, वित्त विभाग मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पास है। ऐसी स्थिति में पहले भी वो सुझाव लेते रहे हैं, बड़े स्तर पर सुझाव मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लिए गए हैं, ताकि मुख्यमंत्री की इसको लेकर के एक सोच है कि सभी वर्गों को उसमें शामिल किया जा सके। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री का यह भी कहना होता है कि बजट पेश करने के बाद यदि कोई बजट में सुझाव देता है या फिर उसकी बेहतरी की बात करता है तो वो फिर एक चर्चा मात्र है। अगर बजट से पहले उसको लेकर के चर्चा की जाए, उसके प्रावधानों को बजट में शामिल करने को लेकर के सुझाव दिए जाए तो ये एक संभव बात है और इसीलिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल बजट पेश होने से पहले ये इस प्रकार की तमाम चर्चा, तमाम सुझावों को लेकर के बातचीत करते नजर आते हैं। एक और ख़ास बात ये रहेगी आरती इसमें कि अंत्योदय आरोग्य वर्ष के तौर पर सरकार इस वर्ष को मना रही है। अब ये देखना है कि ये आरोग्य वर्ष जिस प्रकार से बनाया जाएगा, ये इस बात को दर्शाता है कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो दी जाएं। अब ये देखना है कि जो स्वास्थ्य का जो बजट है, उस बजट के अंदर किस प्रकार से इंक्रीज़ देखने के लिए मिलता है, कितने प्रतिशत वो इंक्रीज़ रहेगा। स्वास्थ्य सेवाओं के तौर पर सरकार जो है किस प्रकार की राहत जो है वो लोगों को देने जा रही है। 22 जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज की बात सरकार की तरफ से कही गई है। इसके अलावा और क्या कुछ सरकार के पास खाका है जिससे बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो सरकार देगी। ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात इसलिए है क्योंकि सरकार की तरफ से नया साल शुरू होते ही, साल 2023 शुरू होते ही इसे अंत्योदय आरोग्य वर्ष जो है वो कहा गया है। बजट में उसकी किस तरीके की झलक देखने के लिए मिलती है, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। जी।